नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लार नगर पंचायत का कौन होगा अध्यक्ष? पूर्व चेयरमैन श्रीराम सिंह ने सभी प्रत्याशियों के प्राप्त मतों का लगाया पूर्वानुमान। श्रीराम सिंह ने कहा, मूसा लारी अब की होंगे चेयरमैन। भाजपा प्रत्याशी सरोज यादव को तीसरे नंबर पर बताया गया। रविंद्र वर्मा प्राप्त कर रहे दूसरा स्थान। मतगणना 13 को होगी, तब होगी स्थिति साफ। लार के पूर्व चेयरमैन श्रीराम सिंह से क्राइम 24 आवर्स के जिला प्रभारी पांडे एंडी देहाती की बेबाक बातचीत। करता हूं खांटी, मेरा नाम है एंडी देहाती। आज जिस शख्स के दरबार में हम उपस्थित हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लार नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन बाबू श्रीराम सिंह जी के यहाँ हम आए हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ सुनने के लिए। ये जानने और सुनने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है जय श्री राम का, मुझे जहाँ तक याद है वर्ष 1988 में जब श्री राम सिंह यहाँ लार में चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अपने जीवन में अपने कान में पहली बार नारा सुना था जय श्री राम। और आज भारतीय जनता पार्टी उस नारा को बेचती है, बनाती है, प्रचारित करती है, उस पर काम करती है। मैं सीधे सवाल पर आता हूं। मेरा आने का मकसद है, चुनाव हो चुके हैं, तमाम रंग देखे गए, तमाम व्यंग देखे गए, तमाम व्यंग्यपाण चले और तमाम लोगों के विचार आए। 13 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव के दिन हमने भी देखा चेयरमैन साहब, चेयरमैन यहाँ तमाम हुए हैं, लेकिन इस लार में केवल बाबू श्री राम सिंह को चेयरमैन को देना ही पर्याप्त होता है। पूरा चुनाव के दिन मैंने कवरेज किया। 13 प्रत्याशियों में 10 मुझे लड़ाई से बाहर दिखे और 3 लड़ाई में दिखे। और उसी बिंदु पर मैं आपसे कुछ मशवरा लेने के लिए, इस मसले पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ। स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको नगर पंचायत के चुनाव में? इसके पहले कि हम आपसे कुछ निवेदित करें, कुछ कहें, हम आपके चैनल को उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आपके सहयोगी जो इसमें आज की बैठक में मौजूद हैं उन सबको सत सत नमन कर रहे हैं। और 24 आवर्स जो चैनल आपका है उसके लिए हम आपको और आपके कार्यों को देख करके बड़ी आपकी हम तत्परता से कहिए, तल्लीनता से कहिए, हम आपकी बड़े एक तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। ईश्वर आपकी बाहों में इतनी, आपकी भुजाओं में इतनी ताकत दे कि सत्य को सत्य कहना आपके जीवन का मकसद हो, उद्देश्य हो, ध्येय हो, जो कि आज दिखाई नहीं पड़ता है। जो ऑपरेटर्स या कह लीजिए कि जो माइक आपके हाथ में है, आज हमें भय लगने लगा है इस माइक को देख करके कि कोई गोली इस माइक से निकल के किसी अतीक या अशरफ के भेजा को तोड़ न दे, खत्म न कर दे। इसलिए हमको थोड़ा सा, लेकिन आप पर हमको भरोसा है, आज से नहीं बहुत दिनों से, कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी होगी और न होगी कोई भविष्य में। इसलिए हम आपके साथ हैं। मूल बिंदु पर आइए, लंबा न खींचिए, मूल बिंदु पर आइए। मैंने कहा कि 13 प्रत्याशियों में 10 को मैंने लड़ाई से बाहर देखा और 3 लड़ रहे थे। आपकी नजर में क्या देखा गया? मैं तो अभी देख रहा हूं कि 13 के 13 लड़ रहे हैं। मैं कोई संजय नहीं हूं महाभारत काल का कि, और मेरे पास उतनी दिव्य दृष्टि है कि मैं देख करके और अंधे धृतराष्ट्र को बताऊं कि लड़ाई क्या हो रही है और किसके बीच हो रही है। इतनी क्षमता मेरे में नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि 13 मैदान में और 13 जीत की प्रत्याशा में है। हम आपकी उस दृष्टि जिससे आप देख रहे हैं कि 3 ही मैदान में है, हर लड़ाई में फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है, फोर्थ को कोई पूछता नहीं है। तो आपका सोचना सही है कि लड़ाई 3 के बीच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप किसको 3 के बीच सोच रहे हैं, हम किसको 3 के बीच सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपसी तारतम्य न बने। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सरोज देवी जी, यहाँ के चेयरमैन रही हैं, मुख्यतः 1 नंबर पर वो उम्मीदवार मानी जाएगी क्योंकि सत्तारूढ़ दल की उम्मीदवार हैं। बसपा के उम्मीदवार खालिद बिन नसीम साहब हैं, बसपा भी अपना मान्य रखती है। सपा के उम्मीदवार ध्रुव
कुमार गुप्ता जी हैं, वो भी अपना स्थान रखते हैं, और सपा से हट करके मूसा राजा लारी जी जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी आज कहीं कम नहीं है। मेरे देखने में 4 मैदान में है। नहीं, आप समाजवादी पार्टी को लड़ाई में ला रहे हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ तो समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी, उसका कोई नेता इस लार की धरती पर अपना चेहरा तक दिखाने के लिए नहीं आया। उसी दिन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को लड़ाई से बाहर कर दिया। जिस दिन ध्रुव गुप्ता हमसे आके मेरे घर मिले, हमारे पैर पर पड़े और मदद की गुहार की, मैंने उनसे एक सवाल किया कि बाबू क्या है, आपने महाभारत के एपिसोड को देखा टीवी पर, जब अर्जुन संसप्तक युद्ध में चले गए और यहाँ पर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और अभिमन्यु मारा गया। बहुत विशाल बात न करके संक्षेप में कहूँ कि मारा गया। तो मेरे बेटे, मेरे बाबू, तुम आज चक्रव्यूह में घेर लिए गए हो और तुमको कौरव वंश का जयद्रथ नहीं, तुमको पांडु वंश के लोग मार रहे हैं, और मैं यही कहूँगा कि अभी तुम 5वें नंबर पर हो। मैंने उनसे कहा था, और मैंने कहा कि जिस दिन मुझे पता लग जाएगा कि तुम लड़ाई में आ गए हो तो उस वक्त हमसे बात करना, तुम 5वें नंबर पर हो। ये हमने कहा कि नहीं, सपा लड़ाई लड़ रही है। हाँ, लड़ तो रही है, लेकिन हमने उनको स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चेयरमैन साहब, आप लगभग जितने प्रत्याशी हैं सबके अभिभावक के तौर पर ही हैं, और राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, आपके परिजन किसी दल से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा, जैसे आप ध्रुव कुमार गुप्ता की बात हुई, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको सभापति जी की सभा में भी किनारे सुनते हुए ओम प्रकाश राजभर को देखा, मैंने रविंद्र वर्मा को मिठाई खिलाते हुए आपको देखा। तो ये हर जगह आपको लोग बुला रहे थे, सम्मानित कर रहे थे और आपसे वार्ता कर रहे थे। तो इसमें चेयरमैन साहब जी सर, यहाँ जितने प्रत्याशी हैं सभी आपको अभिभावक मानते थे, सब आपके दरबार में आए, सब आपसे आग्रह किए। मैंने खुद अपनी नज़रों से साहब ध्रुव कुमार गुप्ता की सभा में देखा, किनारे बैठ करके आप सुन रहे थे, सभापति जी के सभा में देखा, सुन रहे थे। मैंने यहाँ तक देखा रविंद्र वर्मा को आप मिठाई खिला रहे थे, आधा मिठाई खुद खाए। तो जिता किसको रहे थे? उस राहगीर से पूछिए जो गर्मी की तपस में मीलों मील पैदल चलता है और एक पेड़ के छांव के नीचे आकर के बैठ जाता है, और फिर वहां से उठता है तो कुछ दूर जा कर के दूसरे पेड़ की छाया में बैठ जाता है। इसका क्या मतलब कि वो जा कर के अपने को आत्मसात कर देता है उस वृक्ष से। आप लगता, मुझे ये क्षमा करिएगा गुरुदेव, मुझे लगता है कि आप फूलों के बाग में नहीं गए। तितलियों को देखिए, भंवरों को देखिए, एक फूल का मकरंद लेकर दूसरे फूल की डाली पर वो जाकर बैठ जाता है और वहां से उड़ता है और उड़ करके तीसरे पर जाकर बैठ जाता है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि जाकर के बैठ जाता है तो उसने अपने को उसी फूल में समाहित कर लिया। नहीं, कहीं तो ठिकाना लगेगा। भंवरा की बात आपने कहा चेयरमैन साहब, भंवरा तो इतना भ्रमित हो जाता है कि उस कमल के फूल में ही बंद हो जाता है, पूरी रात उसकी गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन सुबह से यही काम करता है। तो आप कहीं कहाँ जाकर के ठहरे? अंतिम आपका पड़ाव कहाँ था इस राजनीतिक के क्षेत्र में, जब आप तमाम लोगों को आशीर्वाद देने जा रहे थे? अंततः किसको आशीर्वाद दिया और कौन आदमी इस लार में जीत रहा है, हम केवल यह जानना चाहते हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। आपको पूरी आज़ादी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको कहता है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, शराब खाने में जाते हैं कि ताड़ी खाने में जाते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। ऑल सिटीजन शैल हैव पावर टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी टू फार्म यूनियन एंड एसोसिएशन। तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 आपको सारा अधिकार दिया है और उसी के चलते आप या तो आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं या हमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जहां दिग्भ्रमित था नहीं कर रहा वहां हूं। उसी बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार जो यह सवाल पूछने का अधिकार मीडिया को है, और हम तो कुछ आपसे जानने आए हैं, हमसे आप प्रत्युत्तर आपका देने के लिए नहीं आए हैं। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि 3 लोगों में नहीं, आप कहाँ हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आपके नजरिए में ज्यादातर यहाँ लार की आबादी किसके साथ गई? देखिए, मैं आपको गुरुदेव बहुत सही आपको बताऊं, आपका प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है। हर आदमी जानना चाहता है कि कौन किसके साथ है। हम हिंदू हैं
और जिस समय देवरिया और पड़रौना एक जिला था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने वाला था, उस वक्त उस संयुक्त जिला से 5 आदमी बाबरी मस्जिद पर रासुका के मुलजिम बने। वन ऑफ देम माई सेल्फ, सूर्य प्रताप शाही, रविंदर मल, शंकर अग्रवाल और बबुली सिंह पैना। तो मेरे पास तो वो सर्टिफिकेट है, तो इस पर सोचा नहीं जा सकता कि हम कहाँ हैं। नंबर 1। नंबर 2 यह कि हिंदू होने का यह मतलब नहीं है कि हम अन्य धर्मों के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचें। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत का कहीं ईरान बनाया। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। अरे तो यहाँ लार में नीयत किसकी खराब थी, यही तो हम जानना चाहते हैं कि जनता ने किसको नकार दिया। हम ये कह रहे हैं कि अगर इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर होती, इतना क्षमता मेरे अंदर होता, मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। 22 बरस हो गए मैं लार टाउन एरिया के गेट के अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ। 24 बरस के बाद लार थाने में एक बार गया था। 14 बरस के बाद मैं तहसील सलेमपुर गया था और ओपन हार्ट मेरी सर्जरी हो गई। जिंदगी को किसी तरह से ढो रहा हूँ। उतनी न तो मेरे पास स्फूर्ति है, न वो रवानी है, न वो जवानी है। फिर मैं कैसे असेसमेंट कर लूँ कि फला जीत रहा है, फला हार रहा है। कोशिश करना हर प्रत्याशी का काम है। बाजी किसके हाथ निकलेगी वो ऑलमाइटी गॉड, ऊपर वाला परमात्मा जानता है। हम असेसमेंट उसका नहीं कर सकते। सब देखिए, अक्सर हर चुनाव में, चुनाव के बाद जब हम आते हैं तो चेयरमैन साहब की एक जैन डायरी है और उसमें हम लोग तलाशते हैं कि इस बार क्या आपने लिखा है। तो आज भी वो जैन डायरी आपकी निकल गई और ये अनुमान लगा लेते हैं और लंप संप जो परिणाम आते हैं, मैंने अपने 40 साल के पत्रकारिता में देखा है कि थोड़ा बहुत 19-20 होता है। चेयरमैन साहब, मैं आपके अनुमान वाले जो प्री पोल है उसके अनुसार आप किसको कितना वोट दिए हैं, कृपया अपने बता दीजिए, हमारे सारे दर्शक जान जाएं, ये लार के नागरिक जान जाएं कि चेयरमैन साहब के नजरिए ने इस लार को किस नज़र से देखा है। देखिए, मैं कोई पहले ही कह चुका हूं कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, सोखा ओझा नहीं हूं। फिर भी असेसमेंट हमने जो किया है अपना निजी तजर्बा है। मैं अगर हमारे इस असेसमेंट से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, आहत होती है, तो कुछ कहने के पहले मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं। जो कुछ है अपनी बात है, अपनी सोच है, वो आपको मैं बता रहा हूं। इस चुनाव को मूसा रजा लारी चुनाव जीत रहे हैं और मूसा रजा लारी 4200 वोट पाएंगे। चलिए, आपने 4200 दिया और कई लोग उनको 6000 से शुरू कर रहे थे। अच्छी बात है कि आपने कुछ ईमानदारी इसमें दिखाई है वोट के प्रतिशत देने में। दूसरे नंबर पर रविंदर वर्मा जी होंगे जो 3000 वोट पाएंगे। तीसरे नंबर पर सरोज पत्नी जगदीश होंगी जो 2500 वोट पाएंगी। चौथे नंबर पर खालिद बिन नसीम होंगे जो 1600 वोट पाएंगे। पांचवें नंबर पर सभापति कुशवाहा होंगे जो 1700 वोट पाएंगे। छठवें नंबर पर ध्रुव गुप्ता होंगे जो 700 या 600 या 700 वोट पाएंगे। पुष्पा चौहान 600 वोट पाएंगी। आरती 350 वोट पाएंगी। फिरोज 500 से 600 वोट पाएंगे। शकील 300 से 325 वोट पाएंगे। शैलेश यादव 200 वोट पाएंगे। डॉक्टर अवधेश 150 से 200 पाएंगे। रामचंद्र चौहान 200 वोट पाएंगे। यानी लगभग 16400 वोट मिलेगा सबके खाते में। ये हमारा अपना तनहा है, किसी से राय लेकर नहीं किया। बस आपका ये जो है जी, हम भी जानते हैं यहाँ 28,300 मतदाता थे, 60% वोट पड़ा। तो आपका जो टोटल आया है वो तो लंप सम सही है। हम इससे थोड़ा सा जो क्रम आपने दिया है, आपने मूसा रजा लारी को 1 नंबर पर दिया, रविंदर वर्मा को 2 नंबर पर दिया और सरोज यादव को 3 नंबर पर दिया। हो सकता है कि ये आपकी बात 100% सही हो जाए, लेकिन यह एक अनुमान ही आपका भी है, हमारा भी है। और देखना होगा 13 तारीख को कि आपकी इस बार वाली जैन डायरी, जो अक्सर हम लोग हर चुनाव में देखते हैं, कितना गुल खुलाती है। ये जो आप लोगों के प्रत्याशियों के जो अनुमानतः वोट लिखे हैं जी, इसका आधार क्या है? क्या आधार है आपके पास कि आपने मूसा रजा लारी को 4200 वोट दे दिया, आपने रविंदर वर्मा को 3000 वोट दिया और जगदीश को केवल 2500 वोट दिया? आधार क्या है?
आधार यही है कि सारे शायरों ने लिखा मासूका बड़ी बेवफा निकली, आशिक का दिल तोड़ दिया। लेकिन बशीर बद्र ने लिखा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे आजकल, दिन में क्या नहीं होता। वाह क्या बात। दिन में क्या नहीं होता। आज की तारीख में, आज के परिवेश में सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी होने के नाते जगदीश यादव की पत्नी सरोज यादव को पुनः चुनाव जीत जाना चाहिए। जितनी अर्थियों को उसने ढोया है, जितना कफन उसने जुटाया है, जितना वो जलालत झेला है, और जितने आवास उसने 3000 आवास अपने कार्यकाल में बनवाए हैं, इस हिसाब से उसको बम्पर वोट मिलना चाहिए। किसी की साहस नहीं होनी चाहिए कि उसके खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन आज क्या वजह है कि हमने उनको 2 नंबर पर डाला है, 3 नंबर पर डाला है, 3 नंबर पर डाला है। कोई ना कोई तो वजह होगी। दुनिया जानती है, हर आदमी जानता है कि आवास के लेन देन में 20,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख तक लिया गया है। दुनिया जानती है, कस्बे के लोग जानते हैं कि जो हमारे माननीय सभासद चुने गए पिछले बार, उन्होंने अपने घर में 6-6 आवास लिए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या चेयरमैन इस अपने दायित्व से भाग जाएंगे? ये बात है। और सब कुछ उसने किया, इससे दो कहीं पर इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मुंह से निकला हुआ बात और तर्कश से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। उनके शौहर जगदीश यादव और उनके लड़के का जो मिथ्या भाषण था, वह आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा कि राजपूतों के पास वोट कितना है, इन्हें के लगे वोटे कितना बा, 400-500 वोट बा। और इसका नतीजा यह हुआ कि गिनती के 4 से 5 राजपूत जगदीश यादव के साथ रहे। 160 घर जगदीश के खिलाफ तो सारे लोग मूसा के साथ चले गए? नहीं, खिलाफ गए। मैंने कहा कि वो खिलाफ गए। कहाँ गए? उनको तो नुकसान पहुंचाया, उनका नुकसान पहुंचाया। कहाँ गए? पंडित जी लोग के बारे में कहा गया कि ये लोग 1 गमछा और 1000 के बस मोहताज हैं। पंडित जी लोगों ने सुना। हमारे खुद पुरोहित, मैं कहूँगा बड़ी ईमानदारी के साथ, हमारे पुरोहित से जब हमने सवाल किया कि गुरुदेव इस बार वोट कहाँ देंगे, उन्होंने कहा कि मैं मूसा रजा लारी को दूंगा, मूसा रजा लारी को दूंगा। अपर कास्ट जो कि इस वोट को जिताने और हराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है, उस अपर कास्ट के वोट को पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने अपने मंच से एक बार भी नहीं कहा कि मुझे सामान्य वर्ग का वोट चाहिए, जबकि वही बैलेंसिंग वोट है, उसको लोगों ने नहीं कहा। और बातें बहुत बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जान लीजिए कि जो नुकसान जगदीश यादव को हुआ है, उसका सीधा लाभ मूसा रजा लारी को गया। रविंदर वर्मा जी की जहां तक बात है, पिछले चुनाव में 12 बजे के बाद अगर रविंदर वर्मा जी यह नहीं घोषित कर दिए होते, घूम घूम करके नहीं कहते कि मैं हार रहा हूं, आप जगदीश यादव को वोट करिए, भाजपा को वोट करिए, उसी दिन मूसा रजा लारी यहाँ का चेयरमैन हो गया होगा। तो जगदीश यादव को बनाने में ये लोग का कम भूमिका नहीं है, इन्होंने बनाया, ठीक है। कोई नहीं जानता किसके किस्मत में क्या। एक बात आखिरी अपनी कर रहा हूं जी, जो लार के नगर निकाय चुनाव में अक्सर हुआ करता है कि यहाँ के राजनीतिज्ञ लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं। मेरी नज़र में इस बार हिंदू मुसलमान नहीं हो सका है, आपके नज़र में क्या लगा? देखिए, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें ये कहीं धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। आज भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लार नगर पंचायत के अंदर बसने वालों में 1 से 2% हिंदू और 1 से 2% मुसलमान हैं, जो यहाँ की बहबूदी, तरक्की, यहाँ के विकास, यहाँ के अमन और चैन को मिटा देना चाहते हैं। भाजपा के झंडे के नीचे बैठ करके और रंगीन रंगीन टोपी लगा करके घूमने वाले, अगर उनका छिद्रान्वेषण किया जाए तो बातें कुछ दूसरी ओर चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमेशा तोड़ने का, हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया है। भाजपा का सिद्धांत है कि विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भाजपा ये कहती है। और हाँ, और यहाँ के लोग ये सब सोचते हैं कि मुसलमानों को दरकिनार करो। कब तक आप दरकिनार करेंगे? मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज के परिवेश में जो आज यहाँ का चुनाव हुआ है प्रभुवर, वो चुनाव बहुत सही हुआ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 13 तारीख बताएगा। अगर कहीं बात उलट जाती है तो लार की आवाम यही कहेगी कि कहीं न कहीं घोटाला हुआ है, मूसा को जीतना चाहिए था। चलिए, अगर मूसा रजा लारी यहाँ के चेयरमैन होते हैं जी, तो हमारे अनुमान से जिस देश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है,
कहीं ऐसा न हो कि वो भी हरा झंडा छोड़ करके और आप लोगों का वो केसरिया गमछा न पहन लें, ऐसा क्या आपके बिल्कुल नजरिए में सही लगता है? कहा आपने, आपकी शंका बिल्कुल सही है और आपका सोच बहुत सही है। हमसे तो एक बड़े जिम्मेवार आदमी ने कहा कि जब उसकी बात मूसा से हो रही थी कि अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो क्या करोगे, मूसा ने कहा कि मुझे विकास करना है और सत्तारूढ़ दल से बाहर रह करके कस्बे का विकास नहीं हो सकता, आवश्यकता पड़ी तो मैं भाजपा भी ज्वाइन कर लूंगा। आवश्यकता पड़ी तो मूसा लारी हरा झंडा छोड़ करके हाँ, भाजपा और का। केसरिया पहन लेंगे। यही हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।